Hello everyone, welcome to the Hindu Daily Films Analysis dated 29th जुलाई। और इस आज की डेट को इंटरनेशनल टाइगर डे भी बोलते हैं। पहले आर्टिकल पे चलते हैं। तो ये आर्टिकल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसमें हम साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अगरवुड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगरवुड के बारे में देखते हैं। तो ये एक एवरग्रीन फास्ट ग्रोइंग ट्री है। कहाँ पाया जाता है, नेटिव कहाँ का है, नॉर्थ ईस्ट का। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ये हिमालय से लेके पपुआ न्यू गिनिया तक मिलता है। और इसको बोलते हैं वुड ऑफ द गॉड्स। क्यों? क्योंकि जैसे इंसेंस मेकिंग में यूज होता है। इंसेंस मतलब अगरबत्ती वगैरह के बनाने में, फ्रेश एयर फ्रेशनर्स बनाने में, प्योरीफायर्स बनाने में, मेडिसिन बनाने में यूज होता है। और एक इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो इसका हेल्दी ट्री होता है उससे इतना रेजिन नहीं निकलता है जितना इसके इन्फेक्टेड या इंजर्ड ट्री से निकलता है। मैं डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। इंसेक्ट ने अफेक्ट कर दिया, इंसेक्ट बोरर करके, जैसे ये इंसेक्ट ने अफेक्ट कर दिया, या फिर कोई मैकेनिकल इंजरी हो गई, जैसे कि इसमें क्या हुआ है कि आयरन की नेल्स लगा दी गई, या फिर एबायोटिक स्ट्रेस हो गया, जैसे कि उससे भी जैसे टेम्परेचर में चेंज, सैलिनिटी में चेंज, रेडिएशन, मॉइस्चर में चेंज। और आर्टिफिशियल इंडक्शन कैसे होता है कि हम एक फंगस इसमें इन्फेक्ट कर देते हैं इसे फंगस से। अभी ये ट्री का हार्डवुड होता है, इसी में से जो हमारा रेजिन निकलता है। और इस ट्री को जो साइंटिफिक नेम क्या है, इसका एक्विलीरिया ट्री है, एक्विलीरिया ट्री। और इसको अगर भी बुलाते हैं, इसको ओद भी बुलाते हैं, या औद। बस इतना इंपॉर्टेंट था इसमें। अब साइट्स क्या है, साइट्स 1975 का हमारा एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है। इट इज अ कन्वेंशन ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो लीगली बाइंडिंग का मतलब क्या हो गया कि जो भी कंट्री इसे रेटिफाई करती है उसके पास लीगल ड्यूटी हो जाती है इसे इम्प्लीमेंट करने की। बट स्टेट लॉ, उसे कंट्री को लॉ को पास करना पड़ेगा टू इम्प्लीमेंट दिस। अब इसके अंदर आते हैं 3 अपेंडिक्स, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 क्या होता है, जिसका ट्रेड रेस्ट्रिक्टेड है, जो कि थ्रेटेंड में तो ऑलरेडी एक्सटेंशन है, तो ट्रेड रेस्ट्रिक्टेड है। बट इसमें साइंटिफिक रिसर्च और स्टडी के लिए ट्रेड हो सकता है, या कंजर्वेशन के लिए ट्रेड हो सकता है। अब अपेंडिक्स 2 में क्या है कि ऐसी स्पीशीज हैं जो कि नॉट थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन है, लेकिन ट्रेड कंट्रोल चाहिए ताकि इनका प्रोटेक्शन हो सके। तो जो एक्सपोर्टिंग कंट्री होती है उसे ये बोलना पड़ता है कि जो हमने स्पेसिमेन लिया है ये हमने लीगली एक्वायर किया है, और इसका ट्रेड से इसके कंजर्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। थर्ड अपेंडिक्स में कौन सी स्पीशीज आती हैं, वो स्पीशीज आती हैं जिसमें एक स्टेट जो है वो साइट्स की पार्टीज को बोलता है कि मुझे इसका ट्रेड रेगुलेट करना है। तो थर्ड वाले में क्या होगा, सबसे इजी होगा, किसी भी मतलब कोई भी स्टेट होगा वो चाहे तो किसी भी एनिमल को इसमें, स्पीशीज को इसमें इंक्लूड कर सकता है। और उसके अलावा क्या है बात करने वाली, ये एक रिव्यू ऑफ साइंटिफिक ट्रेड। ये क्या है, ये बेसिकली साइट्स का एक प्रोसेस है जिससे ये पता लग चलता है कि किसी भी स्पीशीज में जो ट्रेड हो रहा है कहीं वो उसके लिए डेट्रीमेंटल तो नहीं है। और अगर डेट्रीमेंटल पाया जाता है तो उस स्टेट के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है बाय साइट्स। एक चीज मैं बताना भूल गया कि साइट्स का जो सेक्रेटेरिएट है वो यूएनईपी ही हैंडल करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। बस, तो आपको ये टर्म याद रखना है कि रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड जो है किससे रिलेटेड है, और एक नॉन डेट्रीमेंट फाइंडिंग करके, ये किसी भी बेसिकली एक साइंटिफिक एनालिसिस होता है किसी भी चीज़ का। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि साइट से रिलेटेड ही है। ये साइंटिफिक एनालिसिस किया था बेसिकली हमारे बोटॉनिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने, कि अगर वुड का जो ट्रेड है वो डेट्रीमेंटल नहीं है तो अलाउ कर दिया जाए। क्योंकि जो अगर वुड है वो बेसिकली मिडिल ईस्ट में काफ़ी पॉपुलर है। बस इतना ही काम का था, नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में डार्क ऑक्सीजन के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली ओशियन फ्लोर पे जो हमारे पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स मिलते हैं, पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं, बेसिकली मैंगनीज और आयरन ऑक्साइड्स के ऐसे छोटे छोटे कंसेंट्रिक नोड्यूल्स मिलते हैं नीचे सी बेड पे। तो क्या होता है, इनके बीच में थोड़ा सा अगर कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे एक करंट जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये वाटर को H2O को स्प्लिट कर देते हैं H2+O2 में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बन जाती है बेस पे। तो इसको बोलते हैं डार्क ऑक्सीजन। डार्क ऑक्सीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा ओशन के सरफेस पे मिलती है,
क्योंकि होता यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, यहाँ फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन मिलती है, और बॉटम पे जो ऑक्सीजन मिलती है, ओशन बॉटम पे, वो जैसे हमारी जो ग्रेट कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट बेसिकली क्या है, ये ओशियन, आप ओशियोलॉजी में पढ़ोगे कि जो सर्कुलेशंस होते हैं वर्ल्ड के, वो बेसिकली क्या करते हैं, ऊपर से ओशन सर्कुलेशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर से धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं, और फिर उसके बाद फिर वो ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ग्रेट कन्वेयर बेल्ट। तो इसी की वजह से क्या होता है, जो ऊपर की ऑक्सीजन होती है वो नीचे आती है, और फिर वो नीचे से फिर से क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड वाटर होता है वो फिर ऊपर चला जाता है। तो साइंटिस्ट को क्या मिला कि ऑक्सीजन का लेवल जो बॉटम पे होना चाहिए, ओशन बॉटम पे, वो बहुत कहीं-कहीं पे ज़्यादा था। तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की वजह से है। अभी ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट यहाँ पे बता देता हूँ कि ये बेसिकली माइनिंग वाइनिंग बहुत हेल्प करने वाले हैं। इनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, दे विल हेल्प इन, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मैनी क्रूशियल और क्रिटिकल इंडस्ट्रीज, जैसे कि रेयर अर्थ जो मिनरल्स होते हैं वो भी यहाँ मिलते हैं। तो एक चीज़ यहाँ दी हुई है कि अगर 10 केजी पर स्क्वायर मीटर अगर कहीं पे कंसंट्रेशन है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की, तो माइनिंग के लिए वो फीजिबल है, मतलब वहाँ से माइनिंग की जा सकती है। और एक इसमें इम्पोर्टेंट दे रखा है, वो दे रखा है एक एरिया, क्लैरियन टिपरटोन ज़ोन। ये ऑलरेडी मैं कई बार 2-3 शायद इंडियन एक्सप्रेस में और 2-3 जगह बता चुका हूँ। ये कहाँ पे है? ये पैसिफिक ओशन में है, हवाईयन आइलैंड्स के पास है। और बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स दे रही है माइनिंग के लिए, ये याद रखना है। और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्या है? ये 1994 में बनी है, ये ऑटोनॉमस इंटरनेशनल बॉडी है, और ये बेसिकली यूएन क्लॉज, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी जो है, जो कि 1982 का है, जो कि ये माइनिंग वाइनिंग एक्टिविटी जो है, ये आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे, माइनिंग वाइनिंग की एक्टिविटीज को गवर्न करता है। उसको उसकी राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बॉडी बनी थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जमाइका में है। जमाइका कहाँ पे? किंगस्टन में। किंगस्टन जमाइका में है, सॉरी। तो ये कहाँ है? सेंट्रल अमेरिका में है। बस इतना ही काम का था, नेक्स्ट चलते हैं। तो मनु भाकर जो है, बेसिकली ये पहली वुमेन बनी है जिन्हें ओलंपिक मेडल मिला है इन शूटिंग। शूटिंग कितने में? 10 मीटर पिस्टल में मिला है, और ये 22 ईयर्स ओल्ड है। मेरे पापा ऑलरेडी ताना दे चुके हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, ये इधर देखो मेडल लेके आना। तो बस इतना ही काम करता है, बट एक चीज़ यहाँ बताने वाली ये बात है कि ओलंपिक्स वाला जो भी है ना, रोज फॉलो मत करो। एट द एंड जो होगा, जब टैली आएगी, वहां पे आराम से देख लेना कि क्या क्या किसको किसको मिला। अभी रोज फॉलो करने का फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये आर्टिकल मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल मेंस रेलेवेंट टॉपिक है पूरा। जहाँ भी से भी आप मेंस पढ़ो के लिए पढ़ोगे, वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा। ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, मंडल कमीशन रिलेटेड है इसी का फॉर्मेशन से। और कॉन्स्टिट्यूशन में इनको किसी को क्या बुलाते हैं? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 15-16 में केंद्र सहानी जजमेंट रिलेटेड है, इससे 27% रिजर्वेशन होता है। इसके सब कैटेगराइजेशन की बात चल रही है कि इनमें फर्दर सब कैटेगराइज करके जो लोग एक्चुअली इन नीड है रिजर्वेशन की, उनको दिया जाए। नेक्स्ट चलते हैं। तो एक लिडार करके रिवर है, और ये रिवर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। और झेलम रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है। और एक इंपॉर्टेंट सिटी जिससे ये फ्लो करती है, उसका नाम है श्रीनगर। और एक चीज़ और बात है कि जो दाल लेक है, वहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है, रिवर या स्ट्रीम कह लो, स्ट्रीम निकलती है, शिरगारी स्ट्रीम निकलती है। वो जॉइन करती है झेलम को श्रीनगर में। ठीक है? इतना इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।